ये was and what will happen इसके पास यूएसबी केबल है, चार्जर यूएसबी केबल है, यूएसबी केबल नहीं पता तुम्हें, डाटा केबल है, देखो ये है समझदार बात। सी टाइप ये बी टाइप है। तो ये क्या होगा, उन सबको क्या इंफॉर्मेशन अपनी भेजनी, they need to send their information, और जब इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे then what will happen, एक जगह पे डाटा सारा सारा सबके साथ शेयर। तो ग्रिड, अब मान लो जो डेटा आईआईटी दिल्ली ने अपलोड किया उसमें कुछ माइनॉरिटी, या फिर वो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, या फिर बीच में एक्सपेरिमेंट छोड़ना पड़ा, तो अभी माइक्रोप्लास्टिक में अगर प्लास्टिक में किसी को और काम करना है तो क्या करेगा, वहां से इंफॉर्मेशन लेगा कि इस स्टडी के ऊपर या इस काम के ऊपर इतनी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुकी है, वर्क स्कॉलर्स ने इतना कर लिया, तो आप उससे ऊपर की इंफॉर्मेशन आगे ले सकते हैं। दैट कैन आल्सो पार्ट। तो मैं ग्रिड कंप्यूटर कहां कनेक्ट कर सकता हूं, ग्रिड कंप्यूटर के लिए मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबके साथ कनेक्ट कर सकता हूं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कर सकता हूं, ठीक है। अब एक एग्जांपल और सुनो, पहले क्या होता था कि मान लो मैंने किसी की हत्या कर दी, मतलब हत्या तो चलो बहुत बड़ी बात है, मैंने चोरी की, ठीक है, और मेरे ऊपर हरियाणा में केस हुआ, पर मैं क्या हुआ, मैं अपना सब कुछ बदल के सब कुछ चेंज वगैरह करके कहाँ चला गया, केरला पहुंचा, और केरला में जाके रहने लगे। या फिर तुमने बहुत सारे नाम सुने होंगे कि लोग क्या करते हैं, लोग पहले तो मर जाते हैं, मरने का ढोंग कर लेते हैं, और 10-12 साल बाद कहाँ मिलते हैं, एक दूसरे जगह पे जाके मिलते हैं, और वो क्या कर लेते हैं, 20-40 करोड़ रुपए का, 20-40 करोड़ तो ज्यादा, 2-3 करोड़ रुपए का जो भी उनको क्लेम मिलना था डेथ का, इंश्योरेंस का क्लेम, वो कंपनी से ले लेते हैं, एंड देन इट्स ओके, अपनी फैमिली को देके चलो भाई हम जा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, दिस विल हैपन। तो ऐसे किसी में क्या है, या फिर किसी ने फ्रॉड कर लिया, देन या फिर आप लोगों ने ये चीज, ये तो ये केस है, उस टाइम पे कैसे इंफॉर्मेशन पूछेगी, मुस्लिम किसी ने किया है, किसी ने किया है, और वो कहीं जाके रह रहा है, पुलिस वेरिफिकेशन करा रहा है कहीं पे, तो उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है किसने आप लोगों को। एक और एग्जांपल मान, कोई पर्सन है, ठीक है, अब कुछ लोग भागे कहाँ से, श्रीनगर से, उन्होंने कुछ लोग टेररिस्ट के फॉर्म में उन्होंने एंट्री की कहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर से, और पुलिस वालों को हल्के से दिखे, लेकिन पुलिस वालों से बचते बचते वो क्या हो गए, भाग, और हिमाचल के थ्रू कहाँ भागे लोग, कहाँ पहुंचे। अब हर एक पुलिस स्टेशन में हर एक को इन्फॉर्मेशन देने में क्या लग जाएगा, और मान लो वो इन्फॉर्मेशन आर्मी के पास आई, पुलिस वालों के पास ना, तो उनको क्या लगेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने इसके अटैक के बाद में, मुंबई के अटैक के बाद में, ताज अटैक, मुंबई अटैक जो हुआ था 26/11 अटैक के बाद में, एक सिस्टम बनाया था जिसको नाम दिया था नेट ग्रिड का। ये थी नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, क्या थी, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने जितनी भी क्या थी, आईबी इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्टेट पुलिस, सीबीआई, और मेरे ये जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस, फॉर एग्जांपल जैसे आईटीबीपी, असम पुलिस, ये सब पैरामिलिट्री फोर्सेस है, असम पुलिस, इनके साथ में प्लस मेरे कोस्टल गार्ड जो है, कोस्टल गार्ड्स, एंड इंडियन आर्मी प्लस नेवी, इंडियन आर्मी प्लस, इन सबको मिला के क्या बनाया, इन सबको मिला के एक इकोसिस्टम जनरेट किया। ये सब लोग क्या करेंगे, ये सब लोग नेशनल ग्रिड पे क्या है इंफॉर्मेशन भेज देंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, या ये पर्सन है जो इस केस में क्या है इन्वॉल्व, एंड देन व्हाट विल हैपन, वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सबके पास चली जाएगी। किस लिए पॉसिबल हुआ, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन द नेट ग्रिड कंप्यूटर। किसके ऊपर बेस्ड है, ग्रिड कंप्यूटर, कि सबने क्या किया, सबने मिलकर ग्रिड बना लिया, और उसी ग्रिड पे क्या इंफॉर्मेशन शेयर करते रहे, और साइमल्टेनियसली सिर्फ इंफॉर्मेशन सबके साथ शेयर होती। अब दिल्ली पुलिस को कुछ डाउट लगा, या फिर इंडियन आर्मी को कुछ डाउट लगा, उन्होंने एक सर्कुलेट कर दी कि दिस फलाना पर्सन एंटर कर रहे हैं, और ये मुंबई के थ्रू एंटर किए हैं, या फिर ये जम्मू कश्मीर के थ्रू एंटर किए, वो इंफॉर्मेशन क्या है, सब स्टेट पुलिस के पास चली जाएगी।
और उसके अकॉर्डिंग क्या लेंगे, एक्शन लेंगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था 2008 की जब अटैक हुई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लैप्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी। लोगों के पास इंफॉर्मेशन थी लेकिन इंफॉर्मेशन थी फास्टली मूव नहीं कर पाई। और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब किसी के पास डायरेक्शन नहीं होती है तो हर एक डिपार्टमेंट ये सोचने लग जाता है हमारे पास नहीं है। मैं ये कह दूं अरे भाई कल ना बोतल लेके आना, मैं ये कह दूं कल नोटबुक लेके आना, या मतलब कुछ भी कर दूं और मैं रैंडम बोल दूं, तुम में से किसको पता लगे कि मुझे कहा था कि नहीं कहा था? सब लोग सोचेंगे कि सर ने उसको कहा था, सर ने उसको कहा था। बाकी डिपार्टमेंट में भी लगता है कि ये हमारी सब लोग डिपार्टमेंट क्या करते थे कि जिम्मेवारी टालते रहते हैं, फिर उनको लगता है कि चलो छोड़ो हमें क्यों करना, वो दूसरा डिपार्टमेंट देख लेगा, इंडियन आर्मी देख लेगी, वो सोचते पुलिस देख लेगी, पुलिस वाले सोचते कह रहे हम क्यों देखे, आईबी बैठा आईबी देख लेगा, रो वाले देख लेंगे, या फिर क्या है वो जो पुलिस है सीबीआई है वो देख लेगी। तो फिर ऐसे क्या है, ऐसे कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाता। और सबसे बड़ा लैक वो जो जब भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं कर पाती है प्रॉपर चैनल के थ्रू, तो हमेशा यही होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बनाया, ग्रिड बेस्ड के ऊपर एक सिस्टम बनाया, ग्रिड कंप्यूटिंग के ऊपर। ठीक है, समझ गए कि कैसे काम करेगा, कि बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हो। अब चाहे वो मुझे एजुकेशन के डिपार्टमेंट में लगाना हो, चाहे मुझे वेदर फोरकास्टिंग में यूज करना हो, चाहे मुझे क्या करना हो, इंफॉर्मेशन शेयरिंग में करना हो, सब मेरा किसका पार्ट हो, ग्रिड। अब तुम एक बात ध्यान रखना, तुम ये नहीं कह सकते हो कि सर इस हिसाब से तो कहीं ना कहीं सारा का सारा आइटम अमेजोन का भी स्टोर है, मेरे कंप्यूटर उससे कनेक्टेड है, तो क्या ग्रिड कंप्यूटिंग का पार्ट है? ग्रिड कंप्यूटिंग में अगर तुम अपना कुछ भी डेटा कुछ भी वहां पे अपलोड कर पाते तो दैट कैन बी पार्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। लेकिन यहाँ पे तुम क्या है, कहीं पे कोई डेटा स्टोर है और वहां से तुम क्या ले रहे हो, डेटा सिर्फ ले, वहां की सर्विसेज को यूज कर रहे हो, तो ग्रिड कंप्यूटिंग का पार्ट है। ठीक है, और ग्रिड कंप्यूटिंग हमेशा क्या रहेगा, क्लोज इंफॉर्मेशन पे। ऐसा बहुत क्या अभी 2008 से पहले ऐसा हुआ था, उससे पहले ग्रिड कंप्यूटिंग नहीं था? आंसर इज नो। आर्मी वगैरह वाले लोग क्या करते थे, बहुत पहले से क्या कर रहे थे, अपने अपने मेजर कंटोनमेंट एरिया में इंफॉर्मेशन भेजने के लिए क्या कर रहे थे, ऐसे ग्रिड कंप्यूटिंग की स्थापना कर, और उन्होंने उनके अपने ग्रिड सिस्टम तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो। हाँ, जैसे न्यू ईयर वगैरह पे अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्विज आता है तो मैसेज आ जाते हैं, गवर्नमेंट क्यों भेजती है, गवर्नमेंट भेजेगी मुझे लगता है सब हाँ भरते हैं, न्यू ईयर पे तो आते ही हैं, सबके पास आते हैं, तो वो इसी का एग्जांपल नहीं, इसी का एग्जांपल नहीं हो, वो तो ब्लैक में बल्क मैसेजिंग का एग्जांपल है वो तो। देखो अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई आएगा तो हमेशा .gov.in के नाम से आएगा। वो तो सर ब्रॉडकास्टिंग का हो जाएगा, ब्रॉडकास्टिंग का अगर बल्क मैसेजिंग का है वो जब करें, कई बार आपने जो इनकी बात कर रहे हो तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे होता है जैसे खेलो इंडिया वो आया था। ठीक है, जब खेलो इंडिया आया था तो, या फिर खेलो इंडिया में क्या था, उन्होंने बहुत सारे क्विज कंपटीशन किए थे, या फिर और सोच लो कि उसमें क्या आता है, जैसे गीता महोत्सव होता है, तो अभी हमारे थोड़े दिन पहले गीता महोत्सव होता है, तो उस टाइम पे आपको पार्टिसिपेट करना है, क्या पार्टिसिपेट करो और कितने आंसर सही बताते हैं उसके हिसाब से क्या है प्राइज वगैरह देने की, या फिर आपको क्या मतलब वो गीता महोत्सव पे चैंपियन के रूप में प्रेजेंट करें। तो आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, ये यूआरएल देख, सिर्फ जैसे मेरे पास क्या है www.google.com, तो ये इसका नाम होगा, और .com के बाद में जो होगा ना दैट इज इट्स रिप्रेजेंटेशन करेगा। जैसे .com है तो कमर्शियल कंपनी है, .gov है तो गवर्नमेंट के पार्ट, .edu है तो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट, और IN जो रहेगा दैट इज द पार्ट ऑफ कंट्री कोड, ये इंडिया के लिए कहीं ना कहीं क्या रहेगा .eu यूरोप के लिए। ठीक है, जब मैं देखता हूँ ना बहुत बार, जैसे मेरे पास क्या है, जब मैं वेबसाइट चलाता हूँ www.amazon.com, तो मुझे यूएसए वाली वेबसाइट खुलती है, इंडिया में जो खुलेगी दैट इज द amazon.co.in, तब इंडिया कहीं ना यूएसए में भी होगी, पाकिस्तान की भी होगी। अब बहुत साल पहले तुमने एक वो सुना होगा, songs.pk, songs.pk। अगर तुम लोग थोड़े से मतलब मुझे नहीं पता कि तुम 2006, 7, 8 में इतने यंग थे या फिर इतने कामयाब, ये भी छोड़ 2012, 13 में भी आ जाओ, 12, 13 के राउंड भी ठीक है, 2003, 4 में स्टार्ट हुई, जब आप इंटरनेट से गाने डाउनलोड करते थे तो एक वेबसाइट थी songs.pk के नाम से।
वो आप उसको फिर वहां से फ्री डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से। पहले वो क्या थे, songs.pk पाकिस्तान वेबसाइट थी, लेकिन जब इनको पता लगा इन्होंने नाम चेंज कर दिया, songspk.com, पाकिस्तान की वेबसाइट थी। तो जो तुम एग्जांपल बता रहे हो उनका वो उसका नहीं, वो बल्क मैसेज का ब्रॉडकास्टिंग का ग्रिड कंप्यूटिंग का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा जो है, पर मुझे ध्यान रखना चाहिए कि मैं इन चीजों को ध्यान दूंगा, नोट कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथ क्या हो सकती है, मेरे साथ वो फिशिंग हो सकती है कि मुझे क्या है, मुझे पूरी वेबसाइट वैसी दिखाई दे रही है, पूरी ईमेल वेबसाइट वैसी दिखाई दे रही है, लेकिन लास्ट में यूआरएल देखूंगा तो क्या हुआ, पे .gov.in कुछ है। नॉर्मली क्या है, .ru है, .ur है, रशिया है, यूक्रेन है, तो रशिया वाले कर रहे हैं, नहीं आप किसी और का भी यूआरएल यूज कर सकते हो, दूसरी कंट्री। अच्छा सर जैसे जो ये सुपर कंप्यूटर्स होते हैं और फिर जो ये ग्रिड कंप्यूटर जो आपने बताया उसमें इसका डिफरेंस क्या होता है, कि वो भी तो ग्रिड एक तरह से। देखो, सुपर कंप्यूटर का जो कैटेगराइजेशन है वो उसकी स्पीड के ऊपर है। अगर किसी की स्पीड मेगा इसमें पेंटाफ्लोप्स में है या फिर हेक्साफ्लोप्स में है या स्पीड बहुत ज्यादा है, ऑपरेशन की स्पीड, कैलकुलेशन स्पीड, तो वो सुपर कंप्यूटर। ग्रिड कंप्यूटिंग जो है वो एक तरह का इकोसिस्टम है जिसमें आपने इंफॉर्मेशन को कहीं स्टोर कर दिया है और उसी को साथ से कनेक्ट कर दिया। उस ग्रिड कंप्यूटर में, ग्रिड कंप्यूटिंग की प्रोसेस में आपके सुपर कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, आपके नॉर्मल कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, आपके मोबाइल लैपटॉप्स कुछ भी हो सकते हैं। वहां पे ऑपरेशंस की स्पीड नहीं है, उसका मेन मकसद है कि एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स में इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली चली जाए और सब कंप्यूटर्स अपनी इंफॉर्मेशन एक साथ शेयर करें। यानी अगर ये मेरा कंप्यूटर ग्रिड कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है तो मैंने इसमें जो भी एंट्री की है वो एकदम से सबके कंप्यूटर में शो करेगी। इसका पर्सनल कोई कुछ नहीं होगा। जैसे सुपर कंप्यूटर अपना खुद का चलाएगा, जैसे ये कंप्यूटर है, इसकी खुद की मदरबोर्ड है, खुद का ड्राइव है, खुद का सरफेस है, लेकिन अगर ये क्या है उससे ग्रिड कंप्यूटर से कनेक्ट होता तो जो मैं इसमें यूज कर पा रहा हूँ उसका पूरा एक सिस्टम है। अगर जो इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें स्टोर्ड कर दिया, मैंने डाल दी, वो सबको मेरे डालते सबको एक साथ दिखाई देगी साइमल्टेनियसली, कि उनका अपना एक खुद का क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, उस वजह से। और सुपर कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी फ्लोप्स ज्यादा है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर कहने का मतलब ये है कि उसकी ऑपरेशनल जो स्पीड है वो ज्यादा है, जितने ज्यादा पेंटाफ्लोप्स में है, हेक्साफ्लोप्स में है, उसकी ऑपरेशनल स्पीड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर कुछ नहीं, उसमें भी तो सर जैसे बहुत सारे सीपीयू कनेक्टेड होते हैं ना, वो तो बनाने का तरीका है ना, बहुत सारे। देखो मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है, मान लो मेरा एक कंप्यूटर है, ठीक है, जिसकी स्पीड है 22,000 फ्लोप्स, ठीक है। मैंने ऐसे 100 कंप्यूटर जोड़ दिए, 1000 कंप्यूटर जोड़ दिए, कितनी स्पीड हो जाएगी? हो जाएगी। ये मेरा सस्ता तरीका है चीजें करने का, कि मुझे बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर जोड़े। मान लो मेरा एक कंप्यूटर खराब हो गया, फिर पूरा सिस्टम चला जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोसेसर इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जो ऑलरेडी क्या कर रहा है, जो ऑलरेडी इतनी स्पीड दे रहा है, इतनी स्पीड। सुपर कंप्यूटर्स एक सिंगल यूनिट की बात करेंगे, मेरी सिंगल यूनिट इतनी पावरफुल है जो इतना सब मुझे क्या करी, कैलकुलेशन जनरेट कर। मैंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकता, बहुत सारे कंप्यूटर्स जोड़ लिए, बना दिए। मैं क्या कर, अब देखो ना, अब मुझे बहुत ठंड लग रही, मुझे वो बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी आ रही है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक कूलर चला लूंगा, फिर भी काम नहीं चला, 2 कूलर चला लूंगा, ठीक है। लेकिन भाई जब बात हुआ कि जब एसी लगाऊं तो बात ही अलग है। तो बात हुआ ना कि कैपेसिटी कितनी है उनकी, पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चला, नहीं लग रहा है ठंड, मतलब नहीं हो रहा है इतना कूलिंग इफेक्ट। कि मेरा तरीका है, वो क्या होता था कि मेरा जो सुपर कंप्यूटर है वो बहुत महंगा पड़ता है। जब मेरा सुपर कंप्यूटर बहुत महंगा पड़ता है तो मुझे क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने नॉर्मल जो कंप्यूटर्स हैं उनको ही कनेक्ट करके बना देता हूँ, बट दैट इज नॉट द वाइबल। मैं उसको सुपर कंप्यूटर नहीं कहूँगा, मैं उसको जुगाड़ ही बोलूँगा, ठीक है। और किसी कुछ डाउट है? नेक्स्ट लिखो क्लाउड। क्लाउड कंप्यूटिंग, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो
जिनको अगर पीडीएफ क्या करनी होती है, कंप्रेस करनी होती है, तो अपलोड करके आई लव पीडीएफ, कंप्रेस पीडीएफ वैसे अपलोड करते हो। तो वो क्या है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, दीज आर द पार्ट्स ऑफ। देखो अब क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, अब मैं अपने फोन में मुझे कोई फोटो एडिट करनी है, कोई मुझे वीडियो कंप्रेस करनी है, या फिर मुझे क्या करना है, कोई पीडीएफ कंप्रेस करनी है, मैं क्या कर सकता हूँ, अपने फोन में भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं उसको किसी वेबसाइट पे अपलोड करता हूँ और अपलोड करके मुझे क्या करता है, कंप्रेस करके इजीली कंप्रेस मतलब साइज कम करना, कंप्रेस मतलब साइज कम करना। तो मेरा क्या है कि यानी कहीं ना कहीं कोई सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पे यूज कर रहा है और उसी सॉफ्टवेयर को मैं क्या कर रहा हूँ, वहां से यूज कर रहा हूँ। क्या मैं अपने फोन में भी काम कर सकता हूँ? क्या मैं लैपटॉप में काम कर कंप्रेस करता हूँ? यस, मैं वहां पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँ और फिर उनको कंप्रेस करूँ। ठीक है, मेरे पास क्या है, पहले क्या था, पहले मैं क्या करता था, मैं फोटो से वीडियो बनाता था, मैं बहुत सारी फोटोज को क्या करूँ, अपलोड करूँ और फिर वीडियो बना लूँ। या फिर मैं अपने फोन में भी कर सकता हूँ, कैन स्कैनर ओपन करूँ, पीडीएफ मेकर ओपन करूँ और फोटो क्लिक करूँ और क्या बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना, जब मुझे वर्चुअल फॉर्म में, मुझे क्या करना है, वर्चुअल फॉर्म में कहीं ना मैं क्या करूंगा, अपने वीडियो फोटोज, या तो मुझे एडिटिंग करनी है, या फिर मुझे क्या किसी सॉफ्टवेयर का यूज करना है, ठीक है, या मुझे कोई कैलकुलेशंस करनी है, काउंटिंग कैलकुलेशंस करनी है, या फिर मुझे कोई ऑपरेशन करना है, और ये सब ऑपरेशंस कहां होंगे, वर्चुअल फॉर्म में। कहां होंगे? और ऐसे सिस्टम को, ऐसे कंप्यूटिंग को मैं क्या कहूंगा, वर्चुअल। क्या कहूंगा, वर्चुअल कंप्यूटिंग। अब ये वर्चुअल कंप्यूटिंग आती कैसे, वर्चुअल कंप्यूटिंग आती कैसे? क्या किसी ने सुपर कंप्यूटर लगा रखा? या तो कोई क्या है, या तो कोई सुपर कंप्यूटर अपना डाल दे। कोई वेबसाइट वाले क्या कहेंगे, सुपर कंप्यूटर को अपनी वेबसाइट से लिंक कर दे कि भाई आपके साथ कोई ऑपरेशन भेजेगा, सारे के सारे आप ऑपरेशन कमांड करते हो। क्या आप भी अपने क्लाउड कंप्यूटर बना सकते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हो? मान लो आपके पास कोई एक ऐसा कंप्यूटर है, वही उसी एग्जांपल में रहता हूं, जो आपकी इतनी कैलकुलेशंस कर देता है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी, लेकिन आपके पास वर्कलोड सिर्फ और सिर्फ इतने का है। आपके पास वर्कलोड कितना है, सिर्फ 10,000 कैलकुलेशंस का, यानी उसकी स्पीड ऐसी है कि वो 1 सेकंड में इतनी कैलकुलेशन कर देगा, लेकिन आप कितनी कर पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 10। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बाकी कंप्यूटर को कह दूं कि भाई तू ये काम मत कर, कह सकता हूं? नहीं, वो तो उतनी एनर्जी करेगा, चाहे पूरा कर लो चाहे कम यूज कर लो। वो ऐसा तो नहीं कि आधा सेकंड बंद कर दो आधा चला लो, ऐसा है मेरे साथ। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा जो कैलकुलेशन का हिस्सा है, इसको वर्चुअल को दे दो, वर्चुअल हिस्से को किसी वेबसाइट को बोल दो कि आप क्या करो, इस हिस्से को ले लो और ये जो पार्ट है मेरा कंप्यूटर चलता रहेगा, मेरा सिस्टम चलता रहेगा और आप इस हिस्से को यूज कर लो, और इस बदले में वो लोग मुझे क्या देंगे, पैसा। कितने दिन टाइम चलेगा, जितनी कैलकुलेशन होगी उनके अकॉर्डिंग मुझे पैसा देते रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर हम तो पीडीएफ को जब एडिटिंग करते थे हम तो पैसा नहीं देते उनको, फिर उनके पास पैसे कहां जाते, उनके पास पैसे कहां जाते, कैसे जाता है? डेटा की फॉर्म, ऐड की फॉर्म। आप हर एक वेबसाइट पे देखोगे तो वहां पे बहुत सारी ऐड है, बहुत सारी। अब इस ऐड से पहले आपको एक चीज और समझनी होगी, टॉपिक का नाम लिखो, नेट न्यूट्रलिटी। नेट न्यूट्रलिटी नेट समानता, नेट समानता। अब तुम लोगों ने 299 रुपए का रिचार्ज कराया, ठीक है, डेटा के फॉर्म में क्या आया, दिन के 100 मैसेज फ्री, हर रोज 1.5 GB फ्री, ठीक है, कितने दिनों तक, 18। अब तुम वो 1.5 GB कैसे यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, मतलब चाहे तुम उससे मूवी देख लो, चाहे तुम उससे नेटफ्लिक्स चला लो, चाहे तुम उससे क्या करो, चाहे उससे फेसबुक चला लो, चाहे उससे रील देख लो, चाहे तुम उससे क्या है, गिरीश सामने देखो, नहीं, चाहे तुम उससे क्या करो, चाहे तुम उससे वेबसाइट ओपन करो, कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन यूरोप में आप ऐसे नहीं करते,
ये क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ नेट न्यूट्रलिटी। हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर इंटरनेट फंडामेंटल राइट है तो इट विल बी द कंसेप्ट ऑफ नेट न्यूट्रलिटी की 1.5 GB जो है वो 1.5 GB आप कहीं पे भी यूज, आप चाहे स्पॉटिफाई के गाने सुन लो, चाहे आप क्या है अमेजन प्राइम पे वीडियो देखो, चाहे आप क्या है चैटिंग करो, कुछ भी करो क्लियर। लेकिन अगर आप यूरोप में जाओ तो आपको हर एक प्राइस के अलग अलग पैसे देने, अगर आपको चैटिंग करनी है तो उसका रिचार्ज अलग आएगा, उसके चार्ज अलग होगा। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको ओटीटी वेबसाइट देखनी है, जैसे आपको नेटफ्लिक्स देखना है, अमेजन प्राइम देखना है, ठीक है, आपको G5 देखना है, या फिर वहां पे क्या होता है, वहां पे एप्पल टीवी है, एप्पल टीवी देखना है, या आपको BBC देखना है, तो आपको ओटीटी का अलग से देना पड़ेगा। वो अलग बात हो सकती है, वहां पे कोई टेलीकॉम ऑपरेटर सबको एक साथ दे रहा हो, लेकिन क्या है, लेकिन ये अगर आपका चैटिंग वाला डेटा 500 MB बचा हुआ है तो आप उस 500 MB को मूवी देख के नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो इंडिया, तो एक बात तो माननी पड़ेगी किसी मामले में हम आगे कि नेट न्यूट्रलिटी का क्या है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लेके आए, उन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा है कि हमारे पास क्या है कि जब इक्वलिटी का राइट है, सबको अधिकार है, और इवन जब उनको इंडिया के कंसेप्ट में तो इवन क्या है, केरला हाई कोर्ट ने भी बात बोल दिया कि क्या है, जब इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट, सबके लिए क्या है, दिस कंसेप्ट इज नेट न्यूट्रलिटी, कि आपका 1.5 GB है वो साइमल्टेनियसली सबके लिए यूज हो, वेदर इट्स फॉर चैटिंग, वेदर इट्स फॉर कॉलिंग, व्हाट्सएप। कई जगह पे तो ऐसा है कि आप व्हाट्सएप नहीं चला सकते, क्यों नहीं चला सकते, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज को बहुत से बड़ा खतरा क्या था, अब वो बात कर रहे हैं तो बात करने पे हम इनको क्या देना पड़ता है, उनको चार्ज देना पड़ता है, बात कॉलिंग करेंगे तो चार्ज देना पड़ता है, लेकिन व्हाट्सएप पे क्या है, कॉल फ्री, व्हाट्सएप पे कॉल फ्री है, और इवन मैं अगर कॉल करूंगा यूएसए में तो मुझे 1 मिनट का 17 रुपए देना पड़ता है इंडिया में, लेकिन अगर मैं क्या करूं, व्हाट्सएप पे कर रहा हूं, वीडियो कॉल कर रहा हूं, फ्री चल रही है। तो यूरोप वगैरह कंट्रीज में इनको क्या लगा कि भाई हम टेलीकॉम कंपनीज क्या रखेंगे, प्रॉब्लम है, तो उन्होंने स्पेशल प्लान बनाए, किनके, व्हाट्सएप के, फिर व्हाट्सएप चलाने, फिर उनको क्या क्या उसी कॉल में इंक्लूड कर देंगे, व्हाट्सएप चलाने का आपको चैटिंग करो, चैटिंग कॉल करो, उसका आपको अलग चार्ज देना पड़ेगा। ये ऐसा हो सकता है कि अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर एक चीज का बेस प्राइस रखा, क्या रखा उन्होंने, बेस प्राइस। अब ये हो सकता है कि यूएस से भी पार्ट में भी बहुत सारी इनमें भी है, त्रिनिदाद टोबैगो वगैरह कंट्रीज जो, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, ऐसा हो सकता है कोई एक प्लान ऐसा हो जो सबको कवर कर रहा हो, कि उसमें आपको सारी चीजें, जैसे हमारे पास भी है, ठीक है, जैसे मैं वीआई की बात करूं तो क्या है, हीरो लिमिटेड का प्लान है, एक बार रिचार्ज कराओ, रिचार्ज कराने के बाद 24 घंटे फ्री नेट, चाहे 4G हो चाहे 5G, ठीक है। कुछ प्लान ऐसे हैं जिसमें 1.5 GB तक, कुछ प्लान ऐसे जिसमें क्या है 2 GB, कुछ प्लान ऐसे हैं जिनमें रात के 12 से दोपहर 12 बजे तक फ्री है, बाकी टाइम पे आपको चलाना पड़ेगा। और जियो वाले तो और तबाही मचा रखते हैं कि आप अगर 5G के नेटवर्क में तो आपका अनलिमिटेड, कोई दिक्कत नहीं, अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड। तो वो अपना अपना उन्होंने क्या है, मतलब कहने का मतलब है कि उनके भी अपने अपने अलग अलग प्लान है, मे बी यूरोप में भी ऐसा है कि ऐसा ही है, पर आपको क्या करना पड़ता है, आपको हर एक का बेस प्राइस अलग देना पड़ता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या आपके विचार करें, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ है, हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे बेस प्राइस सबका इक्वल सेम, और दिस कंसेप्ट इज नोन एज नेट, और इंडिया में स्टार्टिंग से, ठीक है। इंडिया में सबसे, अगर तुमसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि इंडिया में सबसे जबरदस्त 2 चीजें क्या है, और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आए, ठीक है, और तुम्हें इंटरव्यू वाले से मार्क्स गेन करने हैं, तो 2 चीज बतानी, एक तो नेट न्यूट्रलिटी और दूसरा यूनिवर्सल फ्रेंचाइजेस। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजेस समझते हो, आप यूनिवर्सल फ्रेंचाइजेस, अडल्ट फ्रेंचाइज, वो जो 18 साल का वो होता है, 18 साल के होते सबको क्या मिलेगा, किसका अधिकार मिलेगा, हाँ वोट का, अच्छा आप बताइए, मुझे लगा आप कुछ पूछ, वोटिंग का अधिकार मिलेगा। बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं, जिस दिन हमारा संविधान चालू हुआ ना उस दिन 18 साल के तुम हो, पुरुष हो महिला हो कुछ भी हो, सबको राइट है। यूरोप में पहले यूरोप में क्या यूएस बोले क्या, यूके सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूट, सॉरी वैसे तो उनके फ्रांस वाले लोगों के पास में था, तो जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया था ब्रिटिश का, वैसे तो फ्रांस वाले लेके आए थे कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में।
उनका सिस्टम अच्छा था, लेकिन उन्होंने भी क्या सबको राइट नहीं दिए। यूएसए में चले जाओ, महिलाओं को अधिकार नहीं, वोटिंग का, ब्लैक पीपल्स को अधिकार नहीं। हमारे यहाँ पेपर कास्ट, लोअर कास्ट, कुछ भी हो, 18 साल, शादी के लिए 22 साल, लेकिन वोट करने के लिए ऐसा ही था, ऐसा ही था। तुम लोगों ने पॉलिटिक्स, हाँ थैंक यू, ठीक है चलो, कुछ लोगों ने तो पढ़ी है पॉलिटिक्स। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, स्टार्टिंग में सब 21 था, फिर बाद में क्या, कुछ टाइम के बाद वोटिंग राइट केस। अच्छा, क्या ऐसा भी था कि मैरिज एज भी ऊपर नीचे हुई है? मैरिज एज का कुछ है फंक्शन की, ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए बोलते हैं। कम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? सर 18 के जैसे, क्योंकि सर वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। एक मिनट रुको, लड़कों कितनी होनी चाहिए? मुझे उम्मीद नहीं थी, मतलब लड़कियों से उम्मीद नहीं थी कि लड़कियां कहेंगी सर कम होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि लड़कियों को लगता है सर ज्यादा होनी चाहिए, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। लड़कों को लगता है कम ही होनी चाहिए, ठीक है। तो फेज के बाद में जाके बहुत समझदार हो जाती है, फिर हमारी एक बात भी मानती है। चलो छोड़ो जोक्स अपार्ट, नेट न्यूट्रलिटी समझ में आ गया क्या? वापस जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, मुझे क्या करना है, मुझे वर्चुअल सिस्टम पे चाहे एडिटिंग करनी है, सॉफ्टवेयर ही करनी है, ये सबसे मैं क्या करूंगा, अपना डाटा कहाँ अपलोड कर दूंगा, किसी वेबसाइट पे या फिर वर्चुअल फॉर्मेट में ऊपर ऑनलाइन शेयर कर दूंगा, एंड देन वहां से एडिटिंग होने के बाद मैं वो चीजें डाउनलोड करूंगा, ठीक है। अब मेरे पास कितने तरह कर सकते हैं वर्चुअल कंप्यूटिंग में? जो मेरे वर्चुअल कंप्यूटिंग का जो पार्ट है, सिस्टम्स है, वो मेरे प्राइवेट हो सकते हैं, प्राइवेट क्लाउड हो सकता है मेरा, प्राइवेट क्लाउड सिस्टम हो सकता है। ये किसका प्राइवेट मतलब क्या है? या तो किसी एक पर्सन के अंडर में हो, या फिर किसी सिस्टम के ऊपर हो, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का खुद का। ओके, मेरे पास पब्लिक हो सकता है, मेरे पास क्या सकता है, पब्लिक क्लाउड हो सकता है, जो सबके लिए क्या होगा, ओपन होगा। डीसी लोकल में मेरा क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट। डी लोकल मेरा क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का। मैंने अपने क्या किया, मैंने अपने डॉक्यूमेंट, मेरे सर्टिफिकेट सब क्या है अपलोड कर दिए। जिस टाइम पे जरूरत हुआ किसी को क्या किया, मुझे अपलोड करने की जरूरत नहीं है, मैंने फॉर्म भरा, फॉर्म के साथ लिंक कर दिया, सारे सर्टिफिकेट्स वापस चले गए। वो भी किसका पार्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट, ठीक है। अब मेरे पास थर्ड होता है हाइब्रिड। मेरे पास क्या हाइब्रिड, ये मेरा किसका मिक्स है, पब्लिक का, ठीक है। एंड फोर्थ मेरे पास है, फोर्थ को मैं बोलता हूँ, इनको इस ऐसे लिखना, प्राइवेट इज लिमिटेबल, प्राइवेट ऐसे लिखना, प्राइवेट और ये करके प्राइवेट पब्लिक, ये ऐसे सरकारी वगैरह या फिर इंडिविजुअल मत नहीं करना है, हाइब्रिड को हाइब्रिड ही लिखना है, ठीक है, ऐसे ही हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है। एंड थर्ड मेरे पास है कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड, आपने नेटफ्लिक्स वगैरह देखा है, नेटफ्लिक्स सुना है? अब मान लो तुम्हारा मन कर गया रात के 2 बजे कि मुझे डीडीएलजे देखनी है, ठीक है, हमारा नहीं करता वो, तुम्हारा कुछ भी नहीं करता होगा, कुछ लोग तो ऐसे, किसने बोला कि मुझे ये समझ नहीं आया, किसने बोला है, बट इट्स ओके, क्या पता किसी का हो ना हो, सॉरी, ठीक है, तुमने बोला था तुम्हारा चला था, हाँ हमारा नहीं करता, मैं उसी बात पे, चल छोड़ो यार, कोई बात नहीं, यहाँ फोकस करो, जयदेव रहने दो, विजेंद्र फोन चला रहे। अब सुनो मेरी बात, मान लो रात में किसी का, मान लो अगर नेटफ्लिक्स नहीं होता है, फिर कुछ नहीं होता, तो मुझे क्या करना पड़ता, रात में मेरा मूवी देखने का मन किया, मैं मूवी देख पाता, मैं सुबह क्या करता, सुबह शॉप पे जाता, या तो वो डीवीडी खरीदता, या फिर टैप रिकॉर्डर वाली वो कैसेट खरीदता, फिर घर पे वीसीआर वगैरह लेके आता और फिर उस पर डालता। ऐसा भी हो सकता था मेरी सीडी खराब हो जाती, क्रैश, या फिर वीसीआर में रील, वो वायर टेप की जो वायर, टेप वायर है वो अटक जाती, मुझे ऑन डिमांड नहीं। और सुबह से ऐसे हो सकता है रात तक मन था मेरा, सुबह तक मन ही नहीं हुआ, तो मैं ऑन डिमांड में कोई चीज नहीं। दूसरा मेरे लिए क्या है, मैं टैप रिकॉर्डर रखूं, फिर मैं लेके आऊं, सब कुछ करूं, मेरे लिए महंगा पड़ेगा। मुझे पता है रात मेरा 12 से सुबह 12 तक मेरा नेट क्या है, फ्री है, मैं क्या देखूं, उसी को यूज करूं। तो मेरा क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। दूसरा मेरा क्या है, मेरे पास जो भी ऑन डिमांड चीजें रहेंगी, मैं ऑन डिमांड चीजों को क्या कर सकता हूं, अवेलेबल हो जाएंगे मेरे लिए ऑन डिमांड चीजें,
तीसरा मेरे लिए क्या फायदा रहेगा, एक्सेसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। एक्सेसिबिलिटी मतलब मैं चीजों को पहुंच मेरी ज्यादा हो जाएगी, लिख लिया आपको, एक्सेसिबिलिटी ज्यादा, ऑन डिमांड, कॉस्ट इफेक्टिव, एक्सेसिबिलिटी मेरी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। सिक्योरिटी के मामले में क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा ज्यादा, ठीक है। सोच के चलो कि अगर मेरे पास कोई एडिटिंग टूल नहीं है और मुझे पीडीएफ अपलोड करनी है तो मुझे सीएससी सेंटर पे ही जाके करनी पड़ेगी, और अगर मेरे पास घर पे सिस्टम है तो मैं क्या करूंगा, उस वेबसाइट पे अपलोड करूंगा और मुझे इसके अकॉर्डिंग क्या कर देगी, फाइल को कंप्रेस करके या फिर फोटो को क्रॉप वगैरह करके मुझे। और एक और चीज, अगर मेरे पास ये नहीं होता क्लाउड कंप्यूटिंग तो और क्या नुकसान होता मेरे पास, जो लोग घूम रहे हैं इंस्टाग्राम पे सेलिब्रिटी बने हुए वो नहीं रहते, क्यों, मेरे सारे फिल्टर्स गायब हो जाते वो भी कहां है, मेरे वर्चुअल फॉर्मेट। और मेरा क्या नहीं होता, और मेरा जो एआई जितने स्पीड पे काम कर रहा है, एआई मेरा चैट जीपीटी, मेरा सब कुछ, ये सब कुछ किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से। क्लाउड कंप्यूटिंग ही बेस है, इसी वजह से मुझे क्या है, मेरे सारे चैट जीपीटी, वर्चुअल असिस्टेंट, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, कोपायलट, ये सब किसी वजह से, क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये उसके बेस पर। अब नुकसान क्या है, अच्छा नुकसान से पहले एक चीज पर बात करूं, मैं क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज कैसे कर पाऊंगा। क्लाउड कंप्यूटिंग मुझे पता है कि मुझे इसको एज ए सॉफ्टवेयर यूज करना, तो इससे पहले सबसे पहले मैं करता हूं IaaS, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। दूसरा मेरे पास SaaS, यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तीसरा मेरे पास है PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। मैं यूज ही कर पाऊँ, चाहे मैं ओटीटी कर रहा हूँ, चाहे मैं नेटफ्लिक्स चला रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी यूज कर रहा हूँ, व्हाट आई एम यूजिंग सर्विसेज, ठीक है। कल से तीनों लोग अलग बैठना, गिरीश, शशांक, ये सूरज और जयदेव, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, पहला एग्जांपल, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। मेरे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल मेरे पास फ्लिपकार्ट की सर्विस है, मेरे पास अमेजोन की है, मेरे पास यूपीआई की सर्विसेज है, मेरे पास इसकी डिजी लॉकर की सर्विस है, तो मैं क्या कर पा रहा हूँ, उनको उनके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या है, यूज कर पा रहा हूँ। या फिर मुझे क्या करना है, मुझे डिलीवरी करानी है चीजों की, तो मुझे क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। दूसरा मेरे पास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, एडिटिंग टूल्स, मुझे पीडीएफ कंप्रेस करनी है, मुझे फोटो का साइज कम करना है, तो मेरे पास क्या है, सॉफ्टवेयर है। और मेरे पास क्या है, मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है, वीडियो हाईटेक बनानी है, वीडियो में कुछ रिमूव करना है, वीडियो में कुछ ऐड करना है, वो सब मेरे पास क्या है, जितने भी सॉफ्टवेयर है, मैं सॉफ्टवेयर कैसे यूज करूंगा, वर्चुअल फॉर्मेट में एज ए सर्विस। एंड थर्ड मेरा है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इस प्लेटफॉर्म में फिर से मेरा अमेज़न प्राइम आ जाएगा, मेरा डिजी लॉकर आ जाएगा, और मेरे पास यूपीआई वाले आ जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपने एक चीज और देखा होगा, जितने भी आपके बैंकिंग की ऐप देखोगे आप, उनमें आपको चैटबॉट मिलते हैं, वो सब चैटबॉट भी किसका पार्ट है, प्लेटफॉर्म एज ए भी चैटबॉट आपको मिलेगा, कि आप मतलब अगर आपकी कोई परेशानी, कोई समस्या है, आप उनसे बात चैट करके सोल्व कर सकते हो। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ माई, मैं कैसे यूज करता हूँ इनको, क्लाउड कंप्यूटिंग को, क्लाउड तीन तरीके से, IaaS के रूप में, दूसरा SaaS के रूप में, और तीसरा PaaS के रूप में। किसी को नहीं याद रहे तो क्लाउड कंप्यूटिंग में IPS याद रहे, IPS तो याद रह जाएगा, ठीक है। बहुत साल बाद तक नहीं याद है। I से इंफ्रास्ट्रक्चर, P से प्लेटफॉर्म, S से सॉफ्टवेयर, और मुझे क्या करना है, एज ए सर्विस यूज करना है, एज ए सर्विस। किसको, क्लाउड या क्लाउड सर्विसेज। अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, लिखो। मेरी सारी चीजें वर्चुअल में हो जाएगी तो क्या है, मोनोपोली बढ़ जाएगी।
किसकी मोनोपोली बढ़ जाएगी? इन्हीं इंस्टीट्यूट्स की, इन्हीं कंपनीज की जो क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज कर। तो अगर मेरी मोनोपोली बढ़ जाएगी देन मोनोपोली से मेरा क्या है नुकसान है। मोनोपोली से प्राइवेसी का हम बिना सोचे समझे क्या कर रहे हैं, अपने सारे के सारे 10 12 डॉक्यूमेंट सबके डॉक्यूमेंट्स क्या कर रहे हैं, आधार कार्ड वर्ड सब क्या कर रहे हैं अपलोड कर, और वो डेटा उनके पास क्या है स्टोर हो गया। तो कल को अगर वो चाहे डेटा का मिसयूज करना, प्राइवेसी में आल्सो इम्प्रूव। ठीक है। तीसरा मुझे मेरे लिए कहते हैं मेरे लिए सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि मुझे इंडिया एक सबसे बड़ी बात ये लिखो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के जो भी थ्रेड्स हैं इनको रोकने के लिए कोई रूल नहीं है अवेलेबल। नो रूल अवेलेबल रिगार्डिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग। सर इसका रूल तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था किसके बारे में? इसमें कि अगर प्राइवेसी अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो उनको डिलीट करना पड़ेगा अगर कोई भी अगर गलत इंफॉर्मेशन अगर वो शेयर करते हैं या नहीं प्राइवेसी से रिलेटेड। नहीं प्राइवेट तो वो तो जब मैं करना चाहूंगा तब होगा ना डिलीट। अगर मैं अपना नहीं वो अकाउंट प्लेटफॉर्म के लिए बनाया था उन्होंने कि ये यदि प्लेटफॉर्म नहीं करते तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ? हाँ मतलब अमेज़न वगैरह भी तो इजीली आएंगे ना जैसे ये अमेज़न की देखो ये आप जो बात बोल रहे हो वो सोशल मीडिया एग्रीमेंट एक्ट वाले। जैसे मान लो कि मेरा कोई वीडियो ऐसा रिलीज हो गया है जो नहीं होना चाहिए और मुझे वो डिलीट करना है, ठीक है। और बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो अडल्ट कंटेंट परोसती हैं और उन अडल्ट वेबसाइट पे मेरा डेटा पहुंच गया और या फिर मैंने किसी ने वीडियो बना दी। तो अब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट पहुंचा और मैंने एक रूल होता है अननोनेबिलिटी कुछ ऐसा होता है, या फिर मैंने एफआईआर मैंने एफआईआर वगैरह करा दी। एफआईआर करने के बाद में वर्ड लेवल मैंने केस करा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि भाई ये डेटा को रिमूव करना है। जैसे एक आता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कंटेंट, आप उसको अपलोड नहीं कर सकते वो रूल्स के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग। तो अगर मैंने कोर्ट ने रिलीज कर दिया है कि ये मेरा डेटा कहीं पे मैं गया था वहां से मेरा डेटा रिलीज हो गया है और जहां जहां पे अपलोडेड है उस वेबसाइट के सब ओनर्स को क्या करना पड़ेगा, उनके पास डायरेक्शन पहुंच जाएगी कि दिस डेटा हैज बीन रिमूव, तो डेटा रिमूव करना है। तो आप उसकी बात करो कि अगर कोर्ट में हुआ है तो करना पड़ेगा। जैसे बहुत बार होता है कि बहुत बार लोगों का पर्सनल डेटा लीक हो जाता है एंड देन बाद में क्या करते हैं लोग, वो बहुत बार देखा, देखने के बाद में क्या है किसी के पास पर्सनल कंप्यूटर में रह गया तो रह गया, वरना अगर किसी ने अपलोड किया है तो अपने आप रिमूव करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे अपलोड हुआ है इंस्टाग्राम को रिमूव करना पड़ेगा, फेसबुक पे है फेसबुक करना पड़ेगा, और इवन जो वेबसाइट्स हैं बहुत सारी वेबसाइट्स, ठीक है, जिन पे यही अडल्ट कंटेंट रहता है तो उनको भी डिलीट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं डिलीट करेंगे तो मे बी गवर्नमेंट एक्शन लेके उनकी वेबसाइट्स को क्या कर दे, अलाउ ना करे, उनकी यूआरएल को ब्लॉक कर दे, ठीक है। तो जो आप नेक्स्ट टाइम जब वो उन वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे लिखा आता है कि दिस यूआरएल हैज बीन ब्लॉक्ड बाय DOTT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस वेबसाइट को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, आप इसका एक्सेस नहीं कर। तो ये उसकी बात है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग की उसके लिए बात है। क्लाउड कंप्यूटिंग को जब मैं ओपन करता हूं तो वो कैश और क्योंकि इसमें मेरे पास पहले चीज है कि मैं अपनी कंसेंट दे रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से अपना डेटा अपलोड कर, ठीक है। सीधे बैठो आराम, सीधे बैठो, इतना भी सोने का नहीं है। तो मैं क्या है इनके थ्रू चीजों को, अब एक चीज समझो, थोड़ी देर स्टोरी के रूप में चीज समझो। जोमेटो का नाम सुना तुमने, ठीक। अब मान लो सैटरडे संडे का ऑफ होता है, ठीक है, और क्या होता है कि मैं हर रोज फ्राइडे को बैठता हूं पार्टी करने, ठीक है। तो मैं गया पार्टी, अब मैंने जोमेटो से आइटम मंगवाया 200 रुपये। जोमेटो ने फ्राइडे नाइट में क्या किया, मुझे वो आइटम डिलीवर, नाइट में मुझे क्या किया 200 रुपये का आइटम मुझे डिलीवर, ठीक है। फिर क्या हुआ, मैंने सैटरडे को फिर से मंगवाया 200 रुपये का फिर से डिलीवर कर दिया, और फिर मैंने क्या संडे में मैं मॉर्निंग में मैंने मंगवाया, ठीक। नेक्स्ट वीक क्या हुआ, अब मैं क्या है मैं अलग अलग जगह से मंगवा रहा हूँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे पता लग जाएगा कि ये वाला रेस्टोरेंट अच्छा देता है, ये वाला रेस्टोरेंट देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर सैटरडे आया, जोमेटो पे मैं गया, मैंने फ्राइडे सैटरडे संडे को फिर से क्या किया, ऑर्डर किया। लेकिन अब की बार क्या हुआ, अब की बार तारीख आ गई है 5 या 7, तो मेरे पास आ गया है सैलरी का पैसा, ठीक है, क्योंकि अब की बार तो वीकेंड था, महीने का आखिरी चल रहा था, किल्लत में थे लोग,
तो पैसा आते मैंने क्या किया, उड़ाया। मैंने यहाँ पे 500 का खर्चा है। बस बस बस, ठीक है हुआ। और मेरी कंडीशन वही कि फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक में फिर मैंने क्या किया, फिर वही मैं 300 पे आ गया, ठीक है सेकेंड वीक में। और महीने के लास्ट वीक तक जाते जाते मैं कहा फिर से 200 पे आ गया। अब मेरा काम वही है, बाहर का खाना मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, मेरी आदत बिगड़ी हुई, ठीक है। अब इस रूटीन को चलते चलते लगभग 1 महीना हो गया। जोमेटो को पता लग गया है कि ये बंदा मंगवाएगा ही। अब जोमेटो क्या करेगा, जोमेटो क्या चाहता है, जोमेटो ये चाहता है कि वहां से ऑर्डर ज्यादा है, सेल्स ज्यादा है। तो जोमेटो मेरा डेटा उठा के कहां दे देगा, जोमेटो मुझसे बहाने बहाने से चीजें पूछे। जैसे आजकल क्या हो रहा है, मैच देख रहे हो वर्ल्ड कप वाले, हॉटस्टार चला है, हॉटस्टार वाले क्या पूछते हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंडिया ऑनलाइन, योर डेटा मैटर्स, ठीक है। फिर आप वो ऐड खत्म होने के बाद उसमें पूछा जाता है कि आप क्या हो, मेल हो, फीमेल हो, अदर हो, ठीक है। आप उसे भरते हो मेल या फीमेल, फिर आगे पूछता आपकी एज ग्रुप क्या है, ठीक है। और फिर आगे क्या करेगा, आपको उसी तरीके की ऐड दिखाने लग जाएगा। क्यों, मत भरना मत भरना, मैं बता रहा हूँ मतलब मत भरना। अगर तुम्हारा अकाउंट कोई और चलाता तो मत भरना। व्हाट दे हैव हैपन, अब तुम लोग उस ब्रैकेट में हो 24 से 26 साल के एड में, ठीक है, लेकिन तुमने अपने घर पे भी वही चला रखा है। देन व्हाट विल हैपन, वो ऐड देने लग जाता है, उनकी कंडोम्स के ऐड देने लग जाते हैं, वो पर्सनल उनके लिए चीजें यूज करने लग जाते हैं। बिकॉज उनको नहीं पता ना कि आप कहाँ यूज कर रहे हो। उन्होंने तो आपको क्या दे रखा, उन्होंने आपको एक फोन दे रखा है, उसमें एक डिवाइस का बोल रखा है उन्होंने। लेकिन हम क्या है, हम गलती से उसको हर जगह चला रहे हैं। इंडिया में पर्सनल डेटा का कंसेप्ट है ही ना। अगर मेरे पास अगर नेटफ्लिक्स है तो मेरा नेटफ्लिक्स पता नहीं कहाँ चल रहा है। एक अकाउंट मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड के पास चल रहा है, जो उसकी गर्लफ्रेंड है भी नहीं। तो ऐसे चल रहा है, तो पता नहीं कहाँ चल रहा है नेटफ्लिक्स का अकाउंट। तो ऐसे ही तो वो उसमें पर्सनल डेटा कुछ नहीं था। तो इस तरह की चीजें होती है। तो बैक टू दिस पॉइंट, और इस पॉइंट में वापस आने वाला, जोमेटो क्या है, जोमेटो कब लगेगा, जोमेटो मेरा ये डेटा देगा किनको। पहले तो आरबीआई ने कुछ महीने पहले ऐप बंद की है, वरना ये ऐप में चलती थी, जैसे लेजी पे तो अभी भी चल रही है। लेजी पे को देगा, सिम को देगा, ये तो बंद कर दी सिम, ठीक है, इसको बंद कर दिया आरबीआई। या फिर किसको देगा, अमेज़न पे लेटर को देगा, पेटीएम पे लेटर को देगा, पेटीएम पोस्टपेड को देगा, पेटीएम पोस्टपेड। ये देखो इसका डेटा। और वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि भाई वो मेरे पास ऑफर लेके आए कि लेजी पे गएगा, आई हैव ऑफर फ्रॉम यू, जस्ट रजिस्टर टू माय अकाउंट। और आपको क्या करना है, आपको हम 500 रुपए महीने का एज ए लिमिट के रूप। सर ये सेल करते हैं इनको? नहीं, कुछ सेल नहीं करते, ये तो पे लेटर है। मेरे कैसे काम करते हैं देखो बताता हूँ। चलो ये लोग क्या करेंगे, इनका मेरे पास मैसेज आएगा कि हमारे यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करो, यू आर द एक्सक्लूसिव मेंबर, वेलकम टू अस। और हम आपको क्या देंगे, 500 रुपए का क्रेडिट देंगे, क्रेडिट देंगे, और आप अकाउंट में 500 रुपए हम दे देंगे। तो मैंने पे लेटर पे अपना अकाउंट बनाया, और पे लेटर में मेरे अकाउंट में 500 रुपया। तो ये कहेंगे कि आप इस 500 रुपए को शॉपिंग में, जोमेटो पे, स्विगी पे यूज करो, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, अब मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे आएगा, पिछली बार मुझे लगा था 500 में मजे होता है, तो मैं क्या करूंगा, उस 500 को यहाँ यूज करूंगा। मैं थोड़ा सा पुश करके इसको क्या करूंगा, 350 कर लूंगा, यहाँ पे 350 कर लूंगा, 350 कर लूंगा, और यहाँ पे 300 कर लूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, 500 रुपए। ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने बाद आप क्या करना है, तुम सैलरी वाले हो ना, एक तारीख से सैलरी आ जाएगी ना, आ जाएगी सैलरी, कोई नहीं, तुम 300 मार पैसे दे देना। ये भी नहीं माने, चलो ठीक है, तुम्हारी सैलरी लेट आती है, तुम 16 तारीख, हम तुम्हारा बिल 15 तारीख को बना के देंगे, तुम 16, 17, 18 3 दिन हो गए, उसके बाद तुम्हारा बिल ठीक है। तो मैं क्या सोचूंगा, यार इस अकाउंट में 500 रुपए पड़े हैं, ये कहीं यूज नहीं कर पाऊंगा, इनको क्या करूंगा, और जैसे मेरी सैलरी आएगी क्या करूंगा, मेरी सैलरी आएगी, मैं इनको क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा। 2 महीने बाद ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि अमन यू आर वेरी गुड कस्टमर,
वी आर रिवाइजिंग योर लिमिट। अब हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारे लिमिट को रिवाइज कर रहे हैं। अब 500 के बजाय कितने भरते हो, और 1000 मिलते हो मुझे एक चीज और कहेंगे। अब 1000 मिलते ही मैं समझदार कंजूस आदमी, नहीं खर्च करना है पैसा, ज्यादा पैसा खर्च हो गया इस महीने, बहुत खर्चा हो गया, नहीं करना। तो मुझे पास ऑफर लेके आएंगे कि जोमेटो पे अप्लाई करो, हैव कैशबैक ऑफ 10 रुपीज, हैव कैशबैक ऑफ 20 रुपीज, ठीक है। एंड देन जोमेटो को भी पता लग गया। तो जहां पे मैं हर महीने 500 करते, मान लो मैं हर महीने जोमेटो पे 3000 रुपए खर्चा कर रहा था, अब वो मेरा खर्चा कितना बन जाएगा, 5000, ठीक है। सेल बढ़ी, ये बढ़ी। अब बात ये है कि भाई मेरा तो 3000 में काम चल रहा था, लेकिन मुझे किसकी आदत पड़ गई, ओवर स्पेंडिंग। एंड ओवर स्पेंडिंग की आदत पड़ने के बाद देन व्हाट विल हैपन, अब वो पैसा तो ऐसा तो है नहीं कि वो पैसा नहीं लेंगे, पैसा तो लेंगे। अगर मैंने पैसा नहीं भरा तो क्या करेंगे, हर डे के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट लगाएंगे, या फिर मुझे फाइन लगाएंगे कि भाई आपने इतना पैसा नहीं भेजा, फिर मुझे कॉल करके बोलेंगे पैसा भरो पैसा भरो, ठीक है। और या फिर अगर मैं फिर भी नहीं कहूंगा तो उनके पास मेरा क्या है, पैन कार्ड, मेरे सिविल स्कोर को क्या करेगा, वो डाउन कर देंगे, फिर मैं कहीं पे कुछ नहीं करने का रहेगा। इसके बाद में जोमेटो वाले, मतलब ये जो प्लेटफॉर्म थे क्या करेंगे, एक नई गेम खेलेंगे। वो कहेंगे सुबह सुबह मंडे को मुझे मैसेज करेंगे, हेलो अमन, ब्रेकफास्ट इज ऑन अस। क्या कहेंगे, ब्रेकफास्ट इज ऑन अस। आते तुम लोगों के पास ही मैसेज है, ठीक है। तो मुझे क्या रहा, मुझे इनकरेज कर रहे हैं स्पेंडिंग करने के लिए कि भाई मंडे को भी क्या है, सैटरडे, उनको पता है फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं खा रहा हूं, तो मंडे को भी कहते हैं कि मंडे को भी खाओ। अब बात सोचो, ये बात लेजी पे वालों को या फिर सिंपल को, पेटीएम पोस्टपेड को, इन सबको कैसे पता लगे कि मुझे पैसे की जरूरत है, क्योंकि मेरा डेटा कहीं ना कहीं शेयर हुआ था, किसके थ्रू, थर्ड पार्टीज ऐप के थ्रू, ठीक है, थर्ड पार्टीज ऐप के थ्रू। एक केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 पे आओ। मुझे 2 लोग चाहिए। कौन 2 लोग वर्ल्ड एंट्री कर रहे हैं, 2 लोग कौन वर्ल्ड एंट्री कर रहे हैं, गायत्री, दूसरा कौन, और प्रिया, ठीक है। गायत्री और प्रिया बहुत अच्छे दोस्त, ठीक है। तो गायत्री ने पहला नाम दिया, तो गायत्री का क्या है, एक स्मार्ट अमाउंट है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि गायत्री का बहुत बड़ा शोरूम है, और गायत्री क्या करती है, हर जगह हर तरह का आइटम्स अपनी शॉप पे, ठीक है। हुआ क्या कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त है। अब इसने क्या किया, प्रिया ने गायत्री को बोला कि गायत्री, मैं तेरी शॉप पे खरीदने आ गई हूँ, मैं 10,000 रुपए का घर का सारा सामान ले रही हूँ, और तू मुझे डिस्काउंट दो, मैं तेरी दोस्त, ठीक है भाई। तो इसने क्या किया, 1000 रुपए, इसने 10,000 रुपए का सामान खरीदा, गायत्री ने इसको क्या किया, 9800 में। अब एक चीज समझो, गायत्री कौन सा बैंक अकाउंट है, नेवर से पर्सनल अकाउंट डिटेल्स, कोई बात नहीं, चलो कोई भी हो, एसबीआई, एंड इनका है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, मान लो इनकी बैंक। अब और इनके बैंक अकाउंट के बीच में क्या है, ये दोनों बैंक अकाउंट में पेमेंट होंगे तो लिंक होंगे। यहाँ पे कोई बीच में काम करेगा उसको मैं बोलता हूँ गेटवे। यूपीआई आने से पहले यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे थे वीजा कार्ड, ठीक है, या फिर मास्टर कार्ड, अब भी है लोग, या फिर मैस्ट्रो कार्ड, ये लोग थे, ठीक है। अभी क्या है, अभी मेरे पास रुपए कार्ड आ गया, आप एटीएम में देखोगे ना लिखे रहते, तो गेट में, तो ये लोग क्या करते थे। अब इसने क्या किया, अब ये लोग क्या करते थे, ये लोग हर एक पेमेंट पे 2% का चार्ज लेते थे, ठीक है। तो प्रीति ने कहा, प्रिया ने कहा कि यार मैं जो पेमेंट करूंगी मैं कार्ड से पेमेंट करूंगी। तो जैसे इसने 98,000 भेजे इसको, तो 98,000 पे यहाँ पे, तो जब इसके पास आएंगे गायत्री के, तो क्या आएंगे 98,000 माइनस में 2% ऑफ 98,000, सॉरी 9800, हाँ 9800, 9,800, 9800 आ गया। अब गायत्री को तो नुकसान है, क्या नुकसान है कि भाई मैंने अपनी दोस्त का डिस्काउंट भी कर दिया, और फिर क्या है, मेरे पास पैसे पकड़ गए, लेकिन हाँ तो मेरे पास थे। तो गायत्री क्या कहेगी, गायत्री ये कहेगी कि भाई तू ऐसा कर, तू मुझे हमेशा देख, सामने एटीएम है, ठीक है, सामने एटीएम है, तू एटीएम से निकलवा ला और तू मुझे पैसे दे, ठीक है, तू बस करो, तू मुझे पैसे दे। उससे क्या होगा,
उससे मेरे 2% का जो डिस्काउंट आता है ये। तो ऐसी चीजें क्या प्रमोट कर रही थी, ऐसी चीजें ये दिक्कत कर रही थी कि मेरे पास जो क्या है, मेरे पास क्या है, मेरे पास जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बढ़ रही हैं उन पे क्या था, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे, मान लो इसने इसके साथ पैसे पेमेंट कर दिए, इन लोगों के पास भी क्या है, डेटा है। अब इनको पता है कि यहाँ पे ये क्या है, एक मर्चेंट है, और मर्चेंट कैसी है, ग्रोसरीज की मर्चेंट है, फॉर एग्जांपल ग्रोसरीज की है, या फिर हाउस होल्ड आइटम्स की मर्चेंट है। तो ये गेटवे फिर से क्या करेंगे, ये गेटवे अमेज़न को दे देंगे इसका डेटा कि देखो प्रिया नाम का कोई है, और वो क्या है, वो हर महीने 10,000 रुपए का आइटम। फिर एक दिन प्रिया के पास में अमेज़न या फ्लिपकार्ट से मैसेज आएगा कि हाय आवर वैल्यूएबल कस्टमर, वी हैव अ स्पेशल डिस्काउंट ऑन द ग्रोसरी परचेज। और ग्रोसरी परचेज से क्या होगा कि अगर आपने 5,000 रुपए का 2,000 रुपए का आइटम खरीद लिया तो 1 रुपए में 1 किलो के हिसाब से 5 किलो चीनी आते हैं। तो गायत्री, ये प्रीति क्या सोचेगी कि यार कोई प्रीति बहुत अच्छी है, प्रिया बहुत अच्छी है, एंड प्रिया कहेगी कि नहीं 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 नहीं, मेरी गायत्री बहुत अच्छी दोस्त है, वो सी गिव्स मी 200 रुपीस डिस्काउंट, 200 रुपीस डिस्काउंट, एंड आई कांट चीट माय फ्रेंड, दिस आवर दोस्त इज सो क्लोजर, हम स्कूल से साथ। फिर और अच्छा ऑफर आया, फिर उन्होंने कहा, इनको लगा कि 2,000 में नहीं माने, तो उन्होंने कहा कि डोंट वरी, बाय ओनली 1,000 रुपीस आइटम एंड गेट 2 kg अनियन, ठीक है। अब इसकी दुकान पे मार्केट में प्राइस चल रहा है 80 रुपए प्याज का। ऐसा होगा नहीं, मान लो ऐसे इतने महंगे में तो फ्री में देंगे ही नहीं पहले, पर वो क्या करेंगे, तो इसने सोचा कि यार 1,000 में क्या जाता है, कुछ तो फ्री का है। तो इसने क्या कहा, इसने 9,000 का आइटम उससे खरीदा, 1,000 का, और थोड़े दिन बाद वो बढ़ता बढ़ता क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर ये इसकी शॉप से खरीदना। क्यों? सस्ते मिलने की बात भी नहीं है कि कौन मार्केट तक जाए, कौन खरीद के लाए, कौन ये चुप चुप के देखे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। और फिर दूसरा ये है कि यार मैं जाती हूँ, मुझे बार बार उसको बोलना पड़ता है, वो अपना हिसाब करके बता देती है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या, हर एक चीज का प्राइस लिखा हुआ है, तो मुझे पता रहता है इतने में इतने में इतने में ये है। वहां पे मुझे एकदम से बता दें कि 10,000 रुपए हो, बीच में मुझे नहीं पता कितने लगा, इंसान दिमाग में रखता है। और सबसे बड़ा काम क्या है, सबसे बड़ा काम ये है कि यार सारे दिन तो ऑफिस में बॉस चैचा करता रहता है, ठीक है, सारे दिन साइंस प्रोडक्ट पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया और कुछ हो गया, एंड देन व्हाट विल हैपन, घर आके शॉपिंग भी करो, उनको फोन करो, कार्ड में लगा, वो अपने आप डिलीवर कर जाएंगे, एंड देन वो क्या कर रहे हैं। अब ये हुआ क्यों पॉसिबल, क्योंकि इस गेटवे ने भी क्या किया है, पर्सनल डेटा शेयर, ठीक है। यानी इंडिया में हर एक सबका पर्सनल डेटा क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं शेयर। अब देखो जोमेटो हो गया है, ठीक है, या फिर अमेजन हो गया है, फिर बहुत सारी और कंपनीज हैं, ये सब कंपनी कहाँ की, या फिर मास्टर कार्ड, नेस्टो कार्ड, कहाँ की कंपनी है, और ये डेटा इसको कहीं, ये डेटा अपना डेटा कहीं ना कहीं क्या कर रही होगी, स्टोर कर रही होगी। ये डेटा क्या करेंगे, अपने डेटा को स्टोर करेंगे, और जहां पे डेटा स्टोर होगा दैट इज नोन एज डेटा सेंटर, डेटा केंद्र, निवड़ने वालों डेटा केंद्र, उनको मैं क्या कहूँ, डेटा केंद्र। वहां पे मेरा डेटा सारा सारा क्या होगा, स्टोर। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लगा कि इंडिया में इतने सारे लोग हैं, ठीक है, और फिर क्या है, इनका बहुत सारा डेटा। एक एग्जांपल और सुनो, स्मार्ट वॉच देखिए, ठीक, क्या करते स्मार्ट वॉच, कुछ फायदा भी है, फिर दिखने में अच्छी लगने की, लेकिन आपको ही बता दिए आपका स्ट्रेस कितना है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपके स्टेप्स काउंट करती है, वुमेन्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह बताती है, नेक्स्ट कब था, हार्ट रेट बताती है, ठीक है, आपका में ब्लड में कितना फ्लो है वो सब बताती है, स्लीपिंग पैटर्न। अब मान लो तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जो कि कर रहे हो ऑफ कोर्स, पर मैं मान रहा हूँ, सो आई हैव अ लिटिल बिट डाउट, तो तुम तैयारी कर रहे हो, और तैयारी करते करते किसी एक इंसान को लगातार तैयारी कर रहा है, अब जब वो पढ़ रहा है तो उसको टेंशन भी हो रही है, मुझे मेरा एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा, उसको एंजाइटी अटैक भी आ रहे हैं, ठीक है, और उसका बीपी बहुत हाई रह रहा है, और ये सब कहाँ से हो जा रहा है,
वॉच बता रही है। क्या वो वॉच सिर्फ अपने पास ही रख रही है डेटा? नहीं, वो डेटा भी कहीं ना कहीं उस कंपनी के डेटा सेंटर्स में स्टोर। ठीक है, ये इंसान जिसने 6 साल पढ़ाई की है और 6 साल उसको बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहा है, एंजाइटी अटैक्स आए, सब आए, उसको कितने चांस है कि उसको हृदय रोग हो जाएगी, हार्ट रोग हो? कितने परसेंट चांस है? 90% चांसेस है। और इवन कुछ लोगों के पास तो 100% चांस है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि यूपीएससी मारती है गला घोट के मार देती है। ठीक है, तो पता नहीं कहाँ गए लोग वो ये करने वाले। तो देन व्हाट विल हैपन? गला घोट के, तो यही है ना स्ट्रगल। अब एक लड़के को ऐसा देखो जिसको कोई काम नहीं, ये लड़की देखी उस लड़की के पीछे भाग गया, रोडवेज में जा रहा है, बीड़ी पी के मांग ली, उसको छेड़ दिया, कुछ नहीं किया सारा दिन। ठीक है, भाग रहा है तो उसकी एक्सरसाइज भी हो रही है, भाग रहा है किसी पीछे एक्सरसाइज भी हो रही है, कुछ नहीं कर रहा है, पढ़ाई से को कोई मतलब नहीं, पढ़ाई से कोई मतलब। उसका दिल कैसा रहेगा? कोई उसको बीपी नहीं है, क्या उसको कोई दिल पे रोग हो सकते हैं? वो बात अलग है कि भाई बीड़ी पीने की वजह से उसको हो सकता है। ठीक है, क्या उसको बीपी की कोई शिकायत रहेगी? नहीं रहेगी, चल जिंदगी काट रहा है। अब जैसे ये दोनों इंसान 30 साल के हुए, ये जाते हैं किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास, और इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है कि ठीक है जी, आपको इंश्योरेंस हम देंगे, आपका हम मेडिकल कराएंगे। ठीक, वो एक पर्सन जो अपने कमरे से निकला भी नहीं, जिसने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया और जिसका इकलौता गोल था कि मैं यूपीएससी क्लियर करूं, जब वो इंश्योरेंस लेने जाएगा तो उसको इंश्योरेंस महंगा मिलेगा, क्योंकि उसका हार्ट क्या है? कमजोर है। नियर फ्यूचर में देयर विल बी वेरी हाई चांस कि ही विल डाई थ्रू हार्ट। और जिसने समाज को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, जबकि समाज में कुछ ना कुछ अभद्रता या फिर कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग या फिर कुछ ना कुछ बदतमीजी की, उसको क्या मिलेगा? क्यों? क्योंकि उसका हार्ट ठीक है, उसके हार्ट अटैक के आने के चांसेस कम है और कंपनी को क्लेम नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करना है? यूपीएससी छोड़नी है? नहीं, क्या स्मार्ट वॉच नहीं पहननी है? ठीक है, स्मार्ट वॉच नहीं पहननी, नहीं पहननी स्मार्ट, वो तुम्हारा पर्सनल चॉइस है, लेकिन बट स्टिल अब ये अपनी बात हो चुकी, स्मार्ट वॉच है यार, 1300 रुपए में स्मार्ट वॉच आ रही है, और तुम ऑफर के टाइम पे खरीदो 600 रुपए में स्मार्ट वॉच मिल रही है। इतना सस्ते में कुछ मिल सकता है क्या? नहीं। पर ये कंपनीज क्या करती हैं कि आपका पर्सनल डेटा जो आपके जीमेल के साथ अकाउंट लिंक है, उसको क्या करते हैं? शेयर कर दिया, और शेयर करके क्या करेंगे? किसी ना किसी दिन इंश्योरेंस कंपनी और बाकी सबके साथ अपना डेटा शेयर। और ये सारे डेटा सेंटर्स कहाँ हैं? ये सारे सेंटर्स इंडिया से। अब ये तो रह गया 4G 5G तक का। कल को चल के क्या आ रहा है? कल को चल के क्या आ रहा है? IoT, इंटरनेट ऑफ। अब ये सब डिवाइसेस भी क्या करेंगे? अपना डेटा रिलीज करेंगे, बहुत सारा डेटा क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, और डेटा क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ये सारा डेटा कहां स्टोर होगा? कहीं ना कहीं स्टोर होगा। और उस डेटा को क्या करेंगे? डेटा को एनालाइज करेंगे और फिर उसको यूज करेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या देंगे? तो यूरोप सबसे पहले कंसेप्ट लेके आया, जिसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया किसने? इंडिया ने और चाइना। वो कंसेप्ट ये कहता है कि हमें जिस कंट्री का डेटा है, उस कंट्री को अपने ही देश में उस डेटा को स्टोर करना। यानी मेरा डेटा अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, कोई बात नहीं, ठीक है, अमेजोन फ्लिपकार्ट और तुम्हें डेटा यूज करना है, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन। लेकिन तुम हमारा डेटा अपने कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को के क्या है डेटा सेंटर में मत करो। तुम कहां करो? तुम बैंगलोर में आओ, बैंगलोर में नए डेटा सेंटर्स खोलो, और यहाँ पे क्या करो? डेटा स्टोर करो। हाँ, तुम हम मान रहे हैं कि तुम्हारे पास डेटा तुम्हारा खुद का है। And this process is known as data localization. इसको क्या कहेंगे? डाटा लोकलाइजेशन। हिंदी में वाला है लिखेंगे डाटा लोकलाइजेशन, डेटा लोकलाइजेशन। कि जहां से मेरा डेटा क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है, वहीं के पास के डेटा सेंटर, उसी कंट्री की टेरिटरी में क्या हो जाएगा? डेटा स्टोर हो जाएगा। That concept is known as data लोकलाइजेशन। अब डेटा लोकलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वीजा कार्ड क्या कर रहा है भाई? वीजा कार्ड 2% पैसा कमा लोगे। अब गवर्नमेंट ने इनको क्या बोला? गवर्नमेंट ने इनको बोला कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो? यही कहा क्या? वो वीजा कार्ड में पढ़ रहा हूं।
ये सब 2% ले रहे हैं। और जब बात के बाद में गवर्नमेंट ने बोला कि हमें क्या करना है, हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ानी है, ठीक है, कि भाई अगर आप 2% लेते हो तो प्रिया मना कर देती है जाकर उसको गायत्री को पैसे देने से, वो फिर एटीएम से आके पैसे ले रही है, फिर हमें बहुत सारे एटीएम खोलने पड़ रहे हैं और एटीएम का खर्चा अलग से। उन्होंने कहा कि आप क्या करो, आप अपनी गेटवे की फीस 0 कर दो। गवर्नमेंट ने क्या कहा, अपनी गेटवे की फीस 0 करो। इन्होंने कहा सर हम कर देंगे लेकिन मेरा नुकसान कर रहे हैं। सरकार ने बोला कंप्लीटली फाइन, हम क्या करेंगे, जितनी भी आपकी जो 2% फीस है वो हम देंगे। कौन देगा, गवर्नमेंट। लेकिन आपको कंज्यूमर से क्या लेना है, 0। 0% होने के बाद फिर क्या है, इन्होंने 0% कर दी। अब जो 9,800 रुपए जाएंगे इसके पास में, तो 9,800 रुपए। लेकिन फिर भी क्या है, फिर इन्होंने डेटा लोकल करने से फिर इंडिया क्या है, खुद का सिस्टम लेके आया। किसके थ्रू, NPCI के थ्रू, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना, बता रखा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। एंड देन क्या हुआ, देन व्हाट विल हैपन, इसने काम किया और इसने क्या बना के दिया, हमें 2 चीजें बना के दी। एक तो गेटवे पे नया रूप आया, दैट इज रुपए, दैट इज रुपए। और दूसरा क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए UPI, रुपए कार्ड बने, गेटवे बने, एंड देन UPI बना। फ्रीली आप क्या कर पाओगे, यूज कर पाओगे पैसों के, ताकि जो मेरा डेटा का क्या ट्रांसफर, अब ये सब NPCI क्या करेगी, अब सब जो जितना भी लोग पैसा कर रहे हैं वो अपने डेटा सेंटर्स में सारा डेटा स्टोर कर। इंडिया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये लोग कर लेंगे एंड देन सारा डेटा लोकलाइजेशन फॉर्मेट में। किस टाइम होती है क्लास 4, ठीक है। इतना जहां तक कोई डाउट है बताओ मुझे, क्योंकि क्वांटम पढ़ने से पहले ये जरूरी है। ग्रुप यूज कर रहे हैं तो उसमें तो डाटा नहीं हो रहा। किसमें डाटा, यस हर कोई यूज कर रहा है।